उत्तराखंड से सीएम पुष्कर सिंह धामी नामांकन से पहले पहुंचे खटीमा। सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से की मुलाकात। सीएम ने मतदान की अपील। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा सीट से विधानसभा चुनाव के लिए किया अपना नामांकन दाखिल। सीएम खटीमा से लड़ रहे हैं चुनाव। नामांकन से पहले सीएम ने की पूजा अर्चना। प्रदेश की राजनीति में आया नया मोड़। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कांग्रेस से परेशान होकर थामा बीजेपी का दामन। चुनाव प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में की बीजेपी की सदस्यता ग्रहण। और हरिद्वार की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को पद्मश्री से सम्मानित करने की गई घोषणा। वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक में की थी बेहतरीन प्रदर्शन। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की सबसे पहले बात करते हैं, जिन्होंने नॉमिनेशन से पहले खटीमा का दौरा किया है, जहां सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से पहले मुलाकात की और इस दौरान सीएम धामी ने लोगों से बातचीत की। साथ ही सीएम धामी ने नगला तराई गांव में पूर्व प्रधान वीरेंद्र सिंह राणा के आवास पर भोजन भी ग्रहण किया। इतना ही नहीं, सीएम ने नामांकन से पहले अपने आवास पर पूजा अर्चना की। वहीं सीएम धामी ने डोर टू डोर प्रचार के माध्यम से क्षेत्र की जनता से मिलते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो खटीमा से चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। आज नॉमिनेशन का दिन उनके लिए, लेकिन नॉमिनेशन से पहले अपने विधायकी क्षेत्र में पहुंचे। खटीमा में देखिए तस्वीरें हैं। उनकी धर्मपत्नी गीता धामी ने उन्हें दही चीनी खिलाई। इसके अलावा जो घर की दूसरी बुजुर्ग महिलाएं हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया। जो स्थानीय लोग हैं, उनसे मुलाकात करते हुए सीएम धामी नजर आए हैं। ये सारी तस्वीरें नॉमिनेशन से पहले की है। जनता के बीच में वो कितने लोकप्रिय हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर घर में जहां वो डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए जा रहे थे, उस घर की महिलाओं ने सीएम धामी का अभिवादन किया, उनको तिलक लगा के स्वागत किया और उनको जीत के लिए आशीर्वाद दिया। मनोज और हम साथ इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा सीट से विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दरअसल सीएम धामी अपने गृह जिले खटीमा से मैदान में उतरे हुए हैं और उनके खिलाफ कांग्रेस ने भुवन चंद्र कापड़ी को उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी से एस कलेर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं सीएम धामी ने नामांकन से पहले अपने आवास पर पूजा अर्चना कर कुल देवता को भी नमन किया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नामांकन कराने खटीमा तहसील पहुंचे, जहां सीएम धामी ने आन बान और सम्मान के प्रतीक पहाड़ी टोपी पहनकर सादगी के साथ नामांकन किया। इस दौरान सीएम धामी ने मीडिया से राज्य में हुए विकास कार्यों और जनता के प्रेम और आशीर्वाद के चलते बड़ी जीत का दावा किया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि कार्यकर्ताओं और जनता में उत्साह है। निश्चित तौर पर सभी का आशीर्वाद मिलेगा और भारी बहुमत से जीत हासिल होगी। और ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई और पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन। आज उन्होंने पहले लोगों से मुलाकात की और फिर नॉमिनेशन के लिए आगे बढ़े। खटीमा में जीत सुनिश्चित लग रही है। ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है?
बिल्कुल निश्चित तौर पर लावनी, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा जो है वो मैदान में है अपनी विधानसभा क्षेत्र से। आज उन्होंने सुबह लगभग 12 बजे जो है नामांकन किया और बढ़ चढ़कर उन्होंने, उससे पहले हम कह सकते हैं कि सुबह वे जब उठे तो उन्होंने पूजा अर्चना करी, भगवान से आशीर्वाद लिया और अपने कुल देवताओं को उन्होंने पूजा। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकलते हैं। काफी देर तक लगभग 2 से 3 घंटे वो डोर टू डोर कैंपेन जो है प्रचार करते हैं और भाजपा के हक में जो है वोट मांगने की आम जनता से अपील करते हैं। इस दौरान जो है अगर खटीमा की हम बात करें तो बढ़ चढ़कर स्थानीय लोग भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद रहते हैं। चाहे हम छोटे बच्चों की बात करें, चाहे बड़े बुजुर्गों की बात करें, तो सबका साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि लगातार देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा से जीतते हुए आ रहे हैं। एक बार फिर भाजपा ने उन पे विश्वास जताया है और तीसरी बार मैदान में उनको उतारा है। तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी और चेहरा भी पुष्कर सिंह धामी है। तो ऐसे में खटीमा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने अगर अपोजिट चेहरों की बात करें तो एक तरफ से भुवन चंद कापड़ी है कांग्रेस की तरफ से, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से एसएस कलेर है। तो इन दोनों के मुकाबले में अगर बात करें तो एसएस कलेर पहली बार खटीमा से विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। तो भुवन चंद कापड़ी पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हार का सामना कर चुके हैं। तो ऐसे में बड़ी बात हो जाती है देखने वाली कि खटीमा की जनता क्या एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास जताकर उनको सत्ता में भेजेगी या फिर सत्ता बदलेगी कांग्रेस पर विश्वास जताकर। यहाँ पर कृष्णा थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि आपने जैसे कहा कि भुवन चंद कापड़ी पहले भी हार का सामना कर चुके हैं। कांग्रेस ने अपने हारे हुए ही कैंडिडेट को अगर पुष्कर सिंह धामी के सामने उतारा है तो निश्चित रूप से बीते 5 सालों में भुवन चंद कापड़ी ने अपनी स्थिति को ज्यादा बेहतर बनाया होगा। क्या ऐसा लगता है कि भुवन चंद कापड़ी को, एक हारे हुए कैंडिडेट को ही, वो भी मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का पुष्कर सिंह धामी है, उनके सामने भुवन चंद को उतार देना, ये कांग्रेस की कौन सी रणनीति है? बिल्कुल देखिए, अगर कांग्रेस की रणनीति की हम बात करें तो काफी सारी सीटें ऐसी है जहां पर जो है हारे हुए प्रत्याशी कांग्रेस ने फिर से चुन के उनको मैदान में उतारा है। हम खाली खटीमा की बात नहीं कर सकते, देहरादून की राजपुर विधानसभा, तहसील विधानसभा, ऐसी तमाम विधानसभा है। क्योंकि कांग्रेस के गिन चुन के 11 विधायक जो है वो 70 में से इस टाइम पर मौजूद है। तो उन 11 विधायकों को एक तरीके से टिकट जो है वो भाजपा कांग्रेस ने रिपीट करी है। इसके अलावा जो है अन्य विश्वास कार्यकर्ताओं को, जिस तरीके से जो कार्यकर्ता 5 साल तक पार्टी का लाठी और डंडा दोनों लेकर चला है, उस कार्यकर्ताओं को विश्वास न जताकर हारे हुए प्रत्याशियों पर पार्टी ने विश्वास जताया है। तो एक तरीके से अब मतदान के समय देखना पड़ेगा कि जनता किस पर विश्वास जताती है। क्योंकि कांग्रेस का कोई सुख हमको उत्तराखंड में देखने को नहीं मिल रहा है। तो जिस वजह से बीजेपी एक तरीके से बढ़ती हुई लहर दिख रही है। लावनी, एचएस कलेर के बारे में भी आपने कहा कि पहली बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी की तरफ से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। अगर एचएस कलेर का बैकग्राउंड आपसे मैं जानना चाहती हूँ, किस तरह से वो जनता के बीच में क्या अपनी एक पहचान अभी वो बना पाए हैं, कैसा रिस्पांस उनके लिए है जनता का? बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें अपनी आम आदमी पार्टी की, तो विधानसभा चुनाव से वो साल भर पहले जो है राज्य में आई थी, राज्य में उसने दस्तक दी थी। अगर पहले प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो वो प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेरी थे, जो खटीमा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है। कुछ समय पहले जब आम आदमी पार्टी के हाईकमान ने फैसला किया था कि आप अपनी विधानसभा क्षेत्र में ही जाके पार्टी का प्रचार करें, पार्टी को मजबूत करें, तो उसके पहले देखिए उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्त कर दिया गया था। उसके बाद वे खटीमा में ही जुट चुके। जनसंपर्क अभियान जो है भुवन चंद कापड़ी और एसएस कलेर काफी ज्यादा कर चुके हैं। तो एक तरीके से देखिए, मगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इनके लिए चुनौती बने हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से युवा नेतृत्व और उत्तराखंड एक तरीके से फिर से हामी भरने के लिए तैयार है धामी के लिए, तो उसी तरीके से दिक्कतों का सामना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को करना पड़ सकता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपना खाता खोलना चाह रही है, एक तरीके से सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। चुनाव से पहले कई लालच जो है वो जनता को दे चुकी है, चाहे वो रोजगार की बात करें, चाहे फ्री बिजली, पानी, शिक्षा की बात करें। तो ऐसे तमाम वो दावे करके एक तरीके जनताओं को अपनी तरफ रुझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उत्तराखंड की जनता कोई घोषणाओं पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि उत्तराखंड की जनता भी कुछ दिनों पहले आपने बात सुनी थी, कोई घोषणाएं करने के अलावा आम आदमी पार्टी का कार्य और कुछ नहीं है। तो इस वजह से हम मुश्किल ही कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का खाता भी मुश्किल उत्तराखंड में खुल पाएगा। लावनी, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए तो थोड़ी मुश्किलें जरूर है, लेकिन इन सबके बीच ये कहा जा रहा है विपक्षियों की तरफ से, जैसे सोशल मीडिया पे अक्सर ऐसी बातें विपक्षियों की तरफ से आ रही है, कांग्रेस के में से कहा जा रहा है कि दरअसल अब खटीमा से भले ही पुष्कर सिंह धामी को उतार दिया गया हो, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों जो परिस्थितियां बनी हैं, 3-3 चेहरों को यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। ऐसे में जो जनता का विश्वास है वो बतौर पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर नहीं हो पा रहा है, और इसी का एक बड़ा असर खटीमा सीट में भी देखने को मिलेगा। वहां पर ऐसा कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लग रहा है।
बिल्कुल, देखिए लावण्य, अगर बात हम खटीमा विधानसभा का करें जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय है, मुख्यमंत्री परिवर्तन हम कहें तो 3 बार परिवर्तन हो चुका, तीसरे मुख्यमंत्री 5 साल में पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री मिले हैं। अब बीजेपी हाईकमान भी युवा नेतृत्व के भरोसे जो है वो उत्तराखंड में चलने वाला है। उत्तराखंड में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी बार आ चुके हैं, कई 100 करोड़ों की वो सौगात दे चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वो मित्र कह के संबोधित करते हैं। एक तरीके से खाता लगाओ उनका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से और उत्तराखंड की जनता से, क्योंकि प्रधानमंत्री रैली की जब भी रैली उत्तराखंड में हुई है तो उसमें बढ़ चढ़कर लोग आए हैं उनको सुनने के लिए, देखने के लिए। तो जाहिर सी बात है एक तरीके से मोदी इम्पैक्ट जो है वो फिर से उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि 2017 की बात करें तो मोदी लहर की वजह से 57 सीटें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल करी थी, जिसको बढ़ाकर 60 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। तो ऐसे में अगर युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो जब से ही उन्होंने अपने मुख्यमंत्री की कमान संभाली है तो जनता के बीच वो देखे गए, हमेशा जनता के बीच रहने और खाने की कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए आए हैं और वही कोशिश उनको राज्य में 60 पार का लक्ष्य दिखा रही है लावनी। तो राज्य में 60 पार का लक्ष्य, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से जनता के लिए काम किया है और खटीमा में युवाओं की एक नई पसंद बनकर जिस तरह से वो उभरे हैं, इसी का बड़ा फायदा कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को बतौर चेहरे के रूप में अब पुष्कर सिंह धामी को सामने रखना ये एक बड़ा फायदा दिलाता है इन सबके बीच। क्योंकि राजनीति है, उत्तराखंड में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए कई राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं, कई जगह पर नए मोड़ आते हुए नजर आ रहे हैं। और ये नया मोड़ उस वक्त आ गया उत्तराखंड की राजनीति में जब पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कांग्रेस से परेशान होकर भाजपा का दामन थाम लिया। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर सीधे तौर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने हाथ का साथ छोड़ा और कमल को हाथ में थाम लिया। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। किशोर उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होते ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि टिहरी विधानसभा से वो चुनाव लड़ सकते हैं। और इस मुद्दे पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ बने हुए हैं कृष्णा, लेकिन उससे पहले खास बातचीत किशोर उपाध्याय से कृष्णा कुमार ने की है, जरा सुन लेते हैं इस पर किशोर उपाध्याय का क्या कुछ कहना है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और आज भाजपा में शामिल हुए हैं। सर, क्या वजह रही कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन आपने थामा है? नहीं, मैं टिहरी उत्तराखंड और राष्ट्र सुरक्षित रहे उस भावना को लेकर के जो हमारे वनाधिकार के गंगा हिमालय के इशूज हैं उनको और सही ढंग से हम उसका समाधान कर सकें, उस भावना से मैं भाजपा में शामिल हुआ। टिहरी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी तय करेगी उसको जो भी आदेश हो। एक बातें चल रही है 2017 में हरीश रावत ने आपको बलि का बकरा बनाया था। भाई जी, मैं 2017 में हरीश रावत ने आपको बलि का बकरा बनाया था सहसपुर विधानसभा चुनाव। इसका आकलन आप कर सकते हैं, इसका आकलन जो है इसका जवाब वही कर सकते हैं जिन भाजपा का एक लक्ष्य है अब की बार 60 पार, आप साथ रहेंगे? 60 जिन सज्जन का नाम लिया है वही कर सकते हैं। 60 पार का लक्ष्य है बीजेपी का, आप साथ रहेंगे इसमें? निश्चित रूप से, वो तो साथ में आ ही गए, रहना क्या है। 60 पार में क्या एक विधायक भी आप 60 में से एक होंगे? हैं? विधायक भी आप 60 में से एक होंगे? अब ये देखिए, ये तो माँ भगवती और प्रभु के हाथ में, राजराजेश्वरी के हाथ में, उसने जो तय किया होगा वही होता है। एक भागवत में है कि भवितव्यम भवितेव, जो होना है वो होगा। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ भाजपा नेता किशोर उपाध्याय जी, जिन्होंने कहा है कांग्रेस भाजपा के मैं साथ हूँ और भाजपा के साथ ही 60 पार का लक्ष्य अब निश्चित रूप पर होके रहेगा। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ मैं कृष्णा कुमार। और कृष्णा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्णा, बड़ा रोचक हो गया है, टिहरी से पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हाथ को छोड़ दिया, कमल हाथ में थाम लिया और टिहरी से किशोर उपाध्याय को चेहरा बनाने के लिए अब बीजेपी आगे बढ़ गई। उधर बीजेपी के जो सिटिंग एमएलए हैं, ये सुनने में आ रहा है कि उनकी नाराजगी है, वो बीजेपी का मतलब कमल को छोड़कर हाथ का साथ देने वाले हैं। तो ये परिस्थिति टिहरी में किस तरह से और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल आपने देखिए, कल रात को टिकट बंटवारे के बाद आज सुबह जो हुई है वह राजनीति में घुमावदार मोड़ लेने को आ रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सुबह 10 बजे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में भाजपा की
सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो एक तरीके से कांग्रेस को लगातार झटके लगते हुए उत्तराखंड में दिख रहे हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि झबरेड़ा से कई कार्यकर्ताओं ने राजपाल सिंह के साथ भाजपा का दामन थामा था, जिनका शाम को ही टिकट प्रत्याशी बनाकर भाजपा ने मैदान में उतार दिया है। तो आज जो है देखिए किशोर उपाध्याय शामिल हुए हैं, टेहरी से प्रत्याशी, वो लगभग जो है वो तय माने जा रहे हैं। इसी के से हम आगे बढ़ते हैं तो हो जाती है दिन में जो है भाजपा के सिटिंग एमएलए धन सिंह नेगी वे भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो घुमावदार मोड़ देखिए लाभनी डेली मिलते जा रहे हैं। दोनों पार्टियों का जो स्तर है वो लगातार गिराते जा रहे हैं। एक तरफ जो है सिटिंग एमएलए कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो टिहरी विधानसभा में अच्छी पकड़ रखते हैं। 2017 की अगर हम बात करें तो हरीश रावत ने किशोर उपाध्याय को इस तरीके से कह सकते हैं बलि का बकरा उन्होंने बनाया था। पहाड़ से उतारकर सीधा सहसपुर विधानसभा सीट से उनको लड़ाया था, जहां से किशोर उपाध्याय का कोई भी नाता नहीं था, जिस वजह से किशोर उपाध्याय को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी मुक्त कर दिया गया था। और कुछ दिनों पहले की अगर हम बात करें तो कांग्रेस प्रदेश चुनाव प्रभारी जो है देवेंद्र यादव, उन्होंने किशोर उपाध्याय को सभी जो संगठन में उनके पास पद थे उन सबसे मुक्त कर दिया था। तो कल रात उनको निष्कासन का लेटर भी जारी हो गया था। 6 साल के लिए कांग्रेस ने कल देर रात उनको निष्कासित कर दिया था, क्योंकि खबरें तमाम चर्चाओं में थी कि सुबह वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उससे पहले कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित कर दिया, तो सुबह उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद से वो टिहरी विधानसभा में चले गए हैं अपना प्रचार प्रसार करने, और तमाम जगह उनका जो है स्वागत कार्यक्रम रखा गया है भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से। काफी दिनों से किशोर उपाध्याय का इंतजार था भाजपा पार्टी में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज आखिरकार वो सस्पेंस जो था वो खत्म हो चुका है। उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। लेकिन यहाँ पे कृष्णा यहाँ पर थोड़ा समझाइए कि ठीक है, किशोर उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थाम लिया, और इसके पहले आपने झबरेड़ा का जिक्र भी किया। कई कार्यकर्ताओं ने कल हमने देखा था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। लेकिन पहले भी मेरा ये सवाल था, आज भी ये सवाल होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस के चेहरों को शामिल कर रही है, उनको स्क्रूटनाइज करके उनको प्लेस करना, ये एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है। और साथ ही साथ जो सिटिंग एमएलए हैं, जैसे अभी आपने खुद ही बताया कि जिनका सिटिंग एमएलए थे उनको टिकट मिलना था, नहीं मिला, वो नाराज होते हैं, वो कांग्रेस का हाथ थाम लेते हैं। तो ये जो परिस्थिति बनी है नाराजगी वाली की सिटिंग एमएलए का टिकट कट रहा है, क्या इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, या फिर जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी अपना रही है उससे जीत निश्चित होती है? बिल्कुल, देखिए लावनी, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो ये रणनीति वो पहले ही 2017 में अपना चुकी है। जिस तरीके से बागियों को टिकट दिया गया था, जिनमें से सिर्फ एक सैला रानी रावत जो है वो केदारनाथ विधानसभा के चुनाव वाले थी, वहां से कांग्रेस के विधायक मनोज रावत ने जीत हासिल करी थी। सिर्फ वही विधायक थे जिन पर दोबारा एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया। सैला रानी रावत को केदारनाथ सीट से दोबारा उम्मीदवार उन्होंने बनाया है। इस बीच देखिए कई सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस बीजेपी जो है लगातार बागियों को टिकट दे रही है, जिसका विरोध जो है स्थानीय कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो 5 साल से पार्टी का डंडा लेकर चले हैं अपने क्षेत्रों में और पार्टी को मजबूत किया है। तो ऐसे पार्टी को महत्व ना देकर पार्टी जो है बागी नेताओं को महत्व दे रही है, तो इसका कहीं ना कहीं देखिए ग्राउंड लेवल पे खामियाजा दोनों ही पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी भी एक तरफ बागियों को मौका दे रही है तो कांग्रेस भी एक तरीके से बागियों का मौका दे रही है। तो जनता इस तरीके से किसको समझेगी, या बागी पे ही भरोसा करेगी, या संगठन के ऊपर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी या कांग्रेस को जिताएगी? लावनी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जनता के लिए भी ये थोड़ा भ्रमजाल जैसी स्थिति पैदा हो गई, और खासतौर से वो कार्यकर्ता जिसने सालों मेहनत की हो पार्टी को संगठनात्मक स्तर पर मजबूत करने के लिए, और अगर उसी के संगठन में बड़े चेहरे बदल दिए जाएं तो क्या इसका इम्पैक्ट चुनाव पर नहीं पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से पड़ेगा। बहरहाल चुनाव है, चुनाव में हर तरीके की परिस्थितियां बनती हैं, जनता जनार्दन को तय करना है कि वो किसकी सरकार चाहती है। हमारी नजर बनी रहेगी। थैंक यू सो मच कृष्णा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड से ये ग्राउंड रियलिटी हम तक पहुंचाने के लिए। बात उत्तराखंड की हो रही है तो आइए कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। हरिद्वार की रोशनाबाद गांव की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने पिछले साल हुए टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम विश्व भर में रोशन किया। दरअसल वंदना कटारिया ने अपने गांव रोशनाबाद हरिद्वार का नाम एक बार फिर से रोशन किया है। हॉकी में वंदना कटारिया की अर्जित की गई विभिन्न उपलब्धि पर पिछले साल वंदना कटारिया को भारत सरकार की ओर से अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस बार हरिद्वार की रहने वाली वंदना कटारिया को भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। वंदना को पद्मश्री अवार्ड मिलने से ग्रामीणों, खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। वंदना ने टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और भारत का नाम रोशन किया। साथ ही विश्व पटल पर देश के नाम को ऊंचाई तक पहुंचाया। वंदना कटारिया
ओलंपिक हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया को अर्जुन अवार्ड के बाद पद्मश्री मिलने से हरिद्वार में जश्न का माहौल है। वंदना के गांव से लेकर प्रदेश के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। वहीं वंदना कटारिया के भाई पंकज कटारिया और बहन अंजलि कटारिया ने कहा कि वंदना ने पिता के सपने को साकार कर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है। परिजनों ने कहा कि वंदना को पद्मश्री मिलने की खबर से गांव में जश्न का माहौल है। वंदना के गांव पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत किया जाएगा। इस बार जो है पद्मश्री के लिए नाम अनाउंसमेंट हुआ है तो बहुत ज़्यादा खुशी है। जैसे अर्जुन अवार्ड के लिए खुशी थी, पूरे जिले में, गांव में और जो है पूरे देश में खुशी का माहौल है। बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि मैं खुद ही जो है इतना खुश हूँ, कल से मैं खाना नहीं खाया, इतना खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। स्टेडियम में जाके कि पहले तो 10, 12, 5, 7 लड़की आती थी और आज के टाइम में खा लो बच्चों, खा लो, चलिए रसगुल्ला खिला। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हर क्षेत्र में ध्वजारोहण किया गया। इस कड़ी में देहरादून के भारतीय स्टेट बैंक के कचहरी शाखा की ओर से जिला कारागार देहरादून को 2.45 लाख के सोलर वाटर हीटर भेंट दिए गए। इस दौरान भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड के चमोली में 26 जनवरी का दिन खास रहा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में इस साल विश्वविद्यालय परिसर गोपेश्वर चमोली की 3 एनसीसी कैडेट्स प्रिया, दीपशिखा और अनीशा ने प्रतिभाग किया। पहली बार गोपेश्वर महाविद्यालय की 3 छात्राओं को एक साथ राजपथ में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ। महाविद्यालय के प्राचार्य आर.के. गुप्ता ने कहा कि गोपेश्वर महाविद्यालय की तीनों छात्राओं ने एक साथ राजपथ में प्रतिभाग किया। ये सीमांत जनपद चमोली सहित पूरे उत्तराखंड के लिए गौरवशाली पल है। पहाड़ की इन बेटियों पर हम सबको नाज है। साथ ही कहा गया कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी कॉलेज परिसर सहित अन्य स्थलों पर कोविड नियमों के तहत वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान सराहनीय कार्यों के लिए जनपद में तैनात पुलिस के डीएसपी धन सिंह तोमर को भी राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तोमर ने इसके लिए उच्च अधिकारियों और लोगों का आभार जताया। विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसी कड़ी में सभी पार्टियों की तरफ से लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इसके तहत सभी पार्टी के प्रत्याशी अपना अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं। इस कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज नामांकन कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन किया। वहीं नॉमिनेशन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर नामांकन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अब तैनाती नजर आई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सौरभ बहुगुणा ने बीजेपी का आभार जताया। विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियां चल रही हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत पार्टियों के प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। और इसी क्रम में कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे बंशीधर भगत ने कालाढूंगी तहसील परिसर में भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव रिटर्निंग अधिकारी रेखा कोहली के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया। कोरोना को लेकर नामांकन प्रक्रिया में कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। उधर विधानसभा चुनावों को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके तहत पार्टियों के प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं और इस बीच काशीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए त्रिलोक सिंह चीमा ने चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर अभय प्रताप सिंह के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस बार के चुनाव में कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है। वहीं इस गाइडलाइंस का सभी पार्टी के प्रत्याशी नामांकन के दौरान पालन कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों से पहले पार्टियों में घमासान भी जारी है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लालकुआं विधानसभा सीट से मोहन सिंह बिष्ट को टिकट दे देने के बाद भारतीय जनता पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार पवन चौहान ने नाराजगी जताई। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर पवन चौहान के आंसू छलक गए। साथ ही पवन सिंह चौहान ने बीजेपी से इस्तीफा देते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। कई
खुशी है, कहीं गम है, लेकिन इन सब के बीच पार्टियों की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इसके तहत सभी पार्टियों के प्रत्याशी नॉमिनेशन कर रहे हैं। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी नवीन पंत नाभादास निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। इस बार नॉमिनेशन प्रक्रिया में कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। नामांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को आज 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारी पार्टी ने जो कि यहाँ से अभी टिकट डिक्लेयर नहीं किया, जिसके दौरान मुझे जनता के हितों के लिए मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है, जिसके लिए मैं कल नामांकन कराऊंगा यहाँ पर को। और क्षेत्र की मातृशक्ति, युवा शक्ति हमारे साथ है और क्षेत्र के कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे कार्य हैं जो आज तक नहीं हुए हैं। और इतनी बेरोजगारी है और नशे के खिलाफ हमने काफ़ी सारी बड़ी लड़ाई लड़नी है और युवा शक्ति को बचाना है, अपनी देवभूमि के लिए कार्य करना है। इधर उत्तराखंड के लालकुआं के हल्दू चौड़ में हो रही लगातार सोलर बैटरीज की चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के पुलिस प्रशासन की तैयारी में सख्ती आई है। दरअसल क्षेत्र में लगातार बैटरियों की चोरी की वारदात सामने आ रही थी, जिसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से लालकुआं में पुलिस टीम गठित की गई। वहीं लालकुआं पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर ने नेतृत्व में गठित टीम ने 2 चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया। इनके पास से हाल ही में चोरी हुई 15 बैटरियां बरामद की गई हैं। इसके अलावा कुछ अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। दरअसल पुलिस ने लाखों की चोरी हुई सोलर बैटरियों का खुलासा किया है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि 2 चोरों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 15 बैटरी और 1 साइकिल बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले दर्ज करके आरोपियों को जेल भेज दिया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। 12 दिनों से कुछ चोरी की सूचना आ रही थी, जिसमें सोलर लाइट्स की जो बैटरियां थी कोई चोर चोरी कर रहा था। इस संबंध में लोकल प्रधान द्वारा हमें एक शिकायत दी गई, जिस पर हमने FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन किया। इसमें 2 टीमें बनाई गई, जो चौकी इंचार्ज और हमारे इधर लोकल कोतवाली की जो टीम थी, इसमें हमने लोकल सारे CCTV देखे। तो इसमें एक व्यक्ति कल 7:30 बजे लालकुआं क्षेत्र से, अपने गुमटी क्षेत्र से गिरफ्तार हुआ है तथा इसी के साथ साथ इसके पूछताछ करने पर इसने बताया कि इसने 16 बैटरियां चुराई हैं, जो कि हल्दू चौड़ और लालकुआं क्षेत्र। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।